अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए ये अच्छी खबर है या ये बुरी खबर है? लेकिन पाकिस्तान का जो स्टाफ लेवल का अग्रीमेंट है वो आईएमएफ के साथ हो गया। इसकी आज डिटेल्स जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब ने दी हैं और उन्होंने कहा कि मेरी जो मुलाकातें हुई थी, ये जो न्यू ग्लोबल फाइनेंशियल पैक्ट इन पेरिस का जो समिट चल रहा था उसमें आईएमएफ की चीफ के साथ जो मेरी मुलाकातें हुई थी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उनसे पेरिस में, तो उनको मैंने कहा था कि भाई आप ये जो हमें चाहिए है 2.6 बिलियन का, उसकी तरफ आप चलें आगे। तो अब आईएमएफ ने इनके साथ अब कर लिया है 3 बिलियन का स्टैंड बाय अरेंजमेंट और ये जो है अब पाकिस्तान को ये पैसे जो हैं जल्द ही मिलेंगे। आज ये बात जब कर रहे थे तो इनके साथ इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मरियम औरंगजेब और पंजाब के गवर्नर बलीगुर रहमान भी थे। इस पे बात करते हुए शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि जब मेरी मुलाकात उनसे पेरिस में हुई तो मैंने उनको कहा कि पाकिस्तान जो है डिफॉल्ट में जा सकता है, जिसके ऊपर आईएमएफ चीफ ने कहा कि नहीं, हम पाकिस्तान को डिफॉल्ट की तरफ नहीं जाने देंगे एंड वी आर गोइंग टू मूव अहेड विद यू। और उन्होंने कहा जी कि हमको जो फर्स्ट ट्रेंची है वो मिलनी चाहिए है कि जुलाई में। उसकी वजह यह है कि जून के एंड पे जो है ये सारी चीज़ें, बल्कि आज फ्राइडे जो है उस पर ख़त्म हो जानी थी, तो उससे पहले अब ये इनको न्यूज़ आई है। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ी खुशी और मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ श्रीलंकन प्रेसिडेंट का कि उसी समिट में जब मेरी मुलाकात इनके साथ हो रही थी मिस जॉर्जीवा के साथ, तो वो भी आए इनसे मिलने के लिए और उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट मत होने दें। तो मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। और वो कहते हैं जी कि हर कोई जो है पीडीएम में वो अपनी जो है पूरी कोशिश कर रहा था हर तरह से कि जो हमारी अलायंस है वो हर लेवल पे बात कर रही थी हर किसी से। वो कहते हैं जी कि डार साहब का मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बड़ा हार्ड वर्क किया। फॉरेन मिनिस्टर जो हैं बीबी जरदारी, उन्होंने भी जो है वो उनसे मिस क्रिस्टलिना जॉर्जीवा से बात की थी, आईएमएफ की जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और उनको कहा था कि आपको हमको जो है आगे चीज़ें ले जाने के लिए जो लास्ट प्रोग्राम है उनका आपको ख्याल करें। तो उन्होंने बीबी जरदारी का भी शुक्रिया अदा किया। इसके अलावा उन्होंने शुक्रिया अदा किया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब का भी। उन्होंने कहा जी कि बड़ा शुक्रिया उनका भी मैं अदा करता हूँ कि सऊदी अरेबिया और यूएई जाके उन्होंने लोन सिक्योर किए। और उन्होंने कहा जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि किन अल्फाज में मैं चाइना का जो है वो शुक्रिया अदा करूं कि पिछले 3 महीने में कैसे उसने हमें सहारा दिया और कैसे हमें डिफ़ॉल्ट की से बचाया। और अब मैं चाहता हूं कि अब हम ये हमारा लास्ट जो है वो हो इनके साथ अग्रीमेंट और उसके बाद हमें आईएमएफ के पास ना जाना पड़े। तो पायान ये तो चीज़ें सारी ख़त्म हो गई थी, फिर आप लोगों ने खुद ही मिली भगत से अब चीज़ें ख़राब की हैं, क्या की जा सकता है। अच्छा जनाब, अब जब ये आईएमएफ की डील हुई है तो इसके ऊपर जो फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हैं मुफ्ता इस्माइल साहब, उनकी आज जो है उन्होंने आज बड़ी जो है जी ज्ञान दिया है कौम को। और उन्होंने कहा जी कि थैंक गॉड पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के थ्रेट से जो कि बड़े दिनों से उसके ऊपर बना हुआ था वो ख़त्म हो गया और पाकिस्तान बैक ऑन ट्रैक है। और हमने लेकिन जो है 9 मंथ्स लूज़ कर दिए हैं। लेकिन उन्होंने बड़ी आज तारीफ़ की इसहाक डार साहब की और स्टेट मिनिस्टर फॉर फाइनेंस आसिया गौस पाशा साहिबा का भी, और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस, सेक्रेटरीज ऑफ फाइनेंस, रेवेन्यू, पावर और उनकी टीम्स को। उन्होंने कहा जी कि ये जो डील है बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन फिर भी हमको फंडामेंटल रिफॉर्म्स की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान हर वक्त जो है ये लेके लोन्स जो है आगे नहीं चल सकेगा, और क्योंकि हमेशा ये मल्टीलैटरल लेंडर्स के मर्जी पे रहेगा। तो इसलिए हमको चाहिए कि हम रिफॉर्म्स लेकर आएँ, स्ट्रक्चरल गवर्नेंस जो हमारी जो फेलियर्स हैं उनको ख़त्म करें ताकि हमको फिर से बार बार इनके पास ना जाना पड़े। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बड़ी ज्ञानी बातें की हैं। फॉरेन ऑफिस जो है जी उसने आज बताया है कि पाकिस्तान के जो अब प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं 23rd मीटिंग ऑफ एससीओ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑन द इन्विटेशन ऑफ मोदी जी। वो कह रहे हैं जी कि ये हाईएस्ट एससीओ का फोरम है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट। और वो लेकिन जो शहबाज शरीफ साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसमें हिस्सा लेंगे। ट्यूसडे जुलाई 4 को ये होएगी मीटिंग। और वो कहते हैं जी कि ये शो करती है कि पाकिस्तान कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अटैच करता है एससीओ को, क्योंकि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रीजनल सिक्योरिटी, प्रॉस्पेरिटी और एनहांस एंगेजमेंट को बढ़ावा देती है। तो उन्होंने कहा जी कि इस साल एससीओ की मीटिंग में ईरान को भी वेलकम किया जाएगा एज अ न्यू मेंबर। और आपको पता ही है कि कुछ अर्सा पहले बीबी जरदारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने वो गोवा चले गए थे जहाँ पे एससीओ काउंसिल की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी। तो अब जो स्टेट लेवल की हो रही है उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा फॉरेन ऑफिस ने आज अनाउंस किया जी कि जो फॉरेन मिनिस्टर बीबी जरदारी साहब हैं वो अब 4 डे जापान के टूर पे जा रहे हैं फ्रॉम जुलाई 1 to 4 ऑन द इन्विटेशन ऑफ द जापानीज गवर्नमेंट। और उनके साथ वो जो है अपने वो कहते हैं जी कि अब ये जो कॉन्टेक्ट्स बनाएंगे, दे हैव कम आउट वंस अगेन आउट ऑफ हाइटस, यानी कि बहुत अरसे से हम खामोश थे और अब हम फिर से जापान के साथ अपने बढ़ाना शुरू करेंगे ताल्लुकात। जापानीज अपने काउंटर पार्ट योशीमासा हायाशी से इनकी मुलाकात होगी। इसके बाद लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर फ्यूमी किशीडा से भी मिलेंगे। जरदारी साहब, बीबी जरदारी जो हैं वो फिर इसके बाद जो जापान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र टेको अकीबा हैं उनसे मिलेंगे, और जो इनका थिंक टैंक है और एशियन डेवलपमेंट बैंक इंस्टीट्यूट है उसके ऑफिशियल से भी मिलेंगे। और उन्होंने इस मौके पे फॉरेन ऑफिस ने कहा कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में बड़े वार्म कॉर्डियल रिलेशनशिप हैं, और जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सीनियर ऑफिशियल्स और इनकी सबकी जो मुलाकातें होंगी पाकिस्तान के साथ, तो उसमें बीबी जरदारी ये भी बात करेंगे कि पाकिस्तान से मैन पावर जो है जापान में भेजी जा सकती है, क्योंकि आपको पता ही है कि ये जो सारे कंट्रीज़ हैं साउथ कोरिया, जापान, इनके अंदर अब काफ़ी मैन पावर की कमी है। यंगस्टर्स वहाँ पे क्योंकि शादियाँ नहीं कर रहे हैं तो कोई भी यंग वहाँ पे नहीं है वर्क फोर्स, लोग ज़्यादा एजिंग हैं, तो पाकिस्तान उसके अंदर काफ़ी बड़ा हिस्सा डाल सकता है। अच्छा जनाब, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट है और आज की हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट भी है द गार्डियन की। आई तो ये कुछ अर्सा पहले थी, लेकिन अब जो है इसके बारे में ज़्यादा बात की जाने लगी है, और ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट थी जो द गार्डियन ने कुछ अर्सा पहले की थी इमरान खान साहब के ऊपर, क्योंकि अब तो बिल्कुल उनका नाम जो है उसके ऊपर भी बिल्कुल लगा दिए गए हैं, रोका लगा दिया गया कि इमरान खान का नाम भी किसी ने नहीं लेना, किसी भी मीडिया हाउस ने पाकिस्तान में। तो गार्डियन की ये जो खबर थी ये बता रही थी कि इमरान खान साहब के ताल्लुकात मिलिट्री के साथ कैसे हैं। वो कहते हैं जी कि जब भी कोई गवर्नमेंट में आता है पाकिस्तान में तो मिलिट्री की शाबाशी से आता ही है, और किसी भी प्राइम मिनिस्टर जो है अभी तक जो आए हैं इनके उन्होंने कभी भी 5 साल अपने पूरे नहीं किए हैं, और जिसको भी सर्वाइव करना होता है उनको मिलिट्री के साथ बना के रखनी चाहिए। और वैसे तो खान साहब कहते हैं कि अभी के जो सीईओ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं आसिम मुनीर साहब, उनके साथ उनकी कोई झगड़ा नहीं है और वो मिलिट्री के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन इन्होंने मिलिट्री को गुस्से में ले आए थे जब कुछ इनके बीच में डिफरेंसेस आ गए थे। और वो कहते हैं जी कि कोई भी आर्मी की विशेस के अगेंस्ट इस मुल्क में नहीं जा सकता। नवाज शरीफ साहब जो थे वो मिलिट्री की विशेस के अगेंस्ट गए थे तो उनको निकाल दिया गया था, तो जो इमरान खान साहब हैं उनको भी इसीलिए निकाला गया, और फिर अब उनके ऊपर बेशुमार जो हैं वो टेररिज्म और करप्शन के चार्जेस बनाए गए हैं, जिसमें कि इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सब बेसलेस हैं। और उन्होंने जो भी रिसेंट इंटरव्यूज़ भी दिए हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि ये जो सब गवर्नमेंट कह रही है कि अक्टूबर के अंदर पोल्स आएंगे, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे लगता नहीं है कि जो मेरा मिलिट्री के साथ स्टैंड ऑफ है उसके, या ये जो अब वाइड होता जा रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट, तो मैं जो है वो कंटेस्ट कर सकूंगा इलेक्शंस, मैं तो सिर्फ जेल से ही देख सकूंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो थे जिनके के ऊपर ये इल्ज़ाम आया था कि भाई इनको अब जेल में डाला जाए करप्शन चार्जेस में, तो जिसकी की वजह से आपको पता ही है May 9 का मेहम भी हुआ था, उन्होंने खान साहब को फ्री किया था और उन्होंने कहा था कि इसका अरेस्ट जो है वो इल्लीगल है। तो इसीलिए वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान की जुडिशरी के बीच में भी अब डिवाइड आ गई है, क्योंकि कोई भी मिलिट्री से जो है वो यानी सीधे सीधे लफ्ज़ों में पंगा नहीं लेना चाहता, और उसकी वजह से इनकी जो है इकोनॉमी ऑलरेडी डिस्टेबलाइज हो गई है, तो बिल्कुल पैरालाइज होकर रह गई है पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है, और इंस्टीट्यूशनल इंस्टेबिलिटी है। वो कहते हैं हालांकि पाकिस्तान के अंदर 230 मिलियन लोग हैं और बड़ी उनको जो है टेक्निकल एक्सपर्टीज़ और दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, हालांकि वो बड़ी काबिल जो है इनकी फोर्स है, वर्क फोर्स, लेकिन फिर भी जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ इनको जो है अभी नहीं दी जा रही हैं। द गार्डियन का ये आर्टिकल कहता है कि इमरान खान साहब वैसे तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिकेटर्स इन दैट पाकिस्तान हैज़ प्रोड्यूस, उसमें इनका नाम आता है, लेकिन जब ये ऑफिस में एज प्राइम मिनिस्टर थे तो कोई इतना ज़्यादा भी ब्रिलियंट काम नहीं कर सके हैं। इनफैक्ट ह्यूमन राइट्स वॉच ने इमरान खान साहब के ज़माने में कहा था कि इन्होंने भी मीडिया को काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश की और डाइसेंटिंग वॉइसेस को काफ़ी रोकने की कोशिश की, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद जो हैं, क्योंकि ये एंटी करप्शन और प्रो वेलफेयर थे, तो इसलिए ये बेतहाशा पाकिस्तान के लोगों के अंदर मशहूर हैं और लोग इनसे बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जो जनरल्स हैं वो ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि ये जो है इनको कोई जो इनके जो कुछ ये May 9 में हुआ है उसकी वजह से इनकी पार्टी को अब आने दिया जाए। तो जो आखिरी सेंटेंस है इस आर्टिकल का द गार्डियन का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान वुड बी बेटर सर्व्ड बाय हैविंग आर्म्ड फोर्सेस दैट्स मिलिट्री आर्म ऑफ सिविलियन गवर्नमेंट, यानी कि सिविलियन गवर्नमेंट का एक आर्म होना चाहिए आर्म्ड फोर्सेस को, रादर देन हैविंग गवर्नमेंट दैट्स सिविलियन आर्म ऑफ मिलिट्री।
तो ये आज जो है बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग जो है सेंटेंस कहा है। उन्होंने कहा जी कि सिविलियन गवर्नमेंट का आर्म होना चाहिए मिलिट्री, लेकिन यहाँ पे उल्टा है कि गवर्नमेंट जो है वो सिविलियन आर्म ऑफ मिलिट्री है मिलिट्री नहीं है सिविलियन आर्म का हिस्सा, ये है। तो उन्होंने कहा जी कि उस वक्त तक पाकिस्तान में जो है अच्छाई जो है वो मुश्किल है। अच्छा, जब इंडिया के अंदर जो हैं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, 36 ईयर्स टोटल उनकी एज है, लेकिन उनके ऊपर अटैक्स कुछ हुए थे और उसके बाद उन्होंने कहा जी कि यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उनको रिजाइन अप कर देना चाहिए। उन्होंने कहा जी कि ये जो यूपी की गवर्नमेंट है ये कॉन्स्टेंटली क्रिमिनल्स को प्रोटेक्ट कर रही है कास्ट और रिलीजन के बेसिस के ऊपर, और दूसरे रिलीजन को दीवार के साथ लगा रही है। यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है क्योंकि गवर्नमेंट बैक क्रिमिनल्स जो हैं वो बड़े हाई स्पिरिट में हैं। कुछ दिन पहले इनको गोली मारी गई थी जो कि इनको पेट में आके लगी थी और पता नहीं चल सका था कि वो कौन लोग हैं। अनआइडेंटिफाइड असेलेंट्स थे जब ये अपनी गाड़ी में सहारनपुर के देवबंद के इलाके के अंदर जा रहे थे अपने कुछ सपोर्टर्स के घर पे कुछ रिचुअल्स अटेंड करने के लिए। तो इस वक्त ये अंडर ट्रीटमेंट है, लेकिन आज ये मीडिया से बात कर रहे थे। वो कहने लगे जी वैसे तो मोदी जी कहते हैं मेरा 56 इंच का चेस्ट है लेकिन वो सारा फेक है, लेकिन मेरा भी 56 इंच का चेस्ट है लेकिन वो फेक नहीं है। और ये जो इस तरह के फेटल अटैक्स मेरे पे कर रहे हैं ये गवर्नमेंट की फेलियर शो करती है कि वो जो है लोगों को सिक्योरिटी देने में नाकाम रही है, जो कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे क्रिमिनल्स जो हैं कॉन्स्टेंटली मेरे जैसे पॉलिटिशियंस को, क्योंकि उनको शाबाशी है यूपी की गवर्नमेंट की, वो मुझे अटैक करते हैं। और औरतों के, दलित्स के, बैकवर्ड क्लासेस के, ट्राइबल्स और माइनॉरिटीज के खिलाफ जो है इनके बहुत ज्यादा जुल्म जो है वो बढ़ गए हैं यूपी की गवर्नमेंट के में जो लोग हैं उनकी वजह से। और ये पावर के नशे में इतने ज्यादा धुत हैं कि इनको सिर्फ सिवाय जो डिसेंटिंग वॉइसेस हैं उनको चुप कराने के और इनको कोई तरीका नजर नहीं आता है। ये ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का मिसयूज करते हैं और फेक पुलिस एनकाउंटर्स में आम लोगों को मरवाते हैं। तो इसलिए यूपी के ये जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, इनको फौरन रिजाइन कर देना चाहिए बिकॉज ही हैज फेल्ड टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द स्टेट। इसके अलावा जी इंडिया के अंदर बहुत सारी रेप की आज स्टोरीज जो हैं वो सामने आई। एक दफ़ा फिर से एक लड़का जिसकी कि 20 साल उम्र है उसको नोएडा पुलिस ने आज पकड़ा है क्योंकि उसने रेप किया 10 साल की बच्ची को। इनकी जो दोस्ती है वो सोशल मीडिया पे हुई थी, इंस्टाग्राम पे, और फिर उसने उसको बुलाया था। ये हदपुर इलाके का रहने वाला है और जिस वक्त ये इसकी बच्ची जो है वो घर पे नहीं आई तो उन्होंने जाके पुलिस को फिर अरेस्ट किया और पुलिस को जाके शिकायत लगाई। तो पुलिस ने जब ढूंढना शुरू किया तो उन्होंने फिर वो बच्ची जो है वो ढूंढी और अपनी फैमिली के साथ जो है रीयूनाइट की, लेकिन उसको बहुत बैडली रेप किया गया था। इसके अलावा एक 12 साल की बच्ची उसको भी एबडक्ट किया गया था और रेप किया एक लड़के ने मीरत के इलाके में। और वो कहते हैं जी कि ये स्कूल जा रही थी जब 5 लोकल जो यूथ है उन्होंने जबरदस्ती इस बच्ची को गाड़ी में बिठाया और एक लड़का उसको रेप करता रहा और बाकी जो है उसकी मूवी बनाते रहे फोन से। बहरहाल जी पुलिस जो है उसने जो है कहा है कि ये सब लोग भाग गए हैं, बड़ा इन्वेस्टिगेशन हमने बिठाई है, हम इनको पकड़ेंगे। इसके अलावा 16 इयर्स की एक बच्ची जो है उसको तो गैंग रेप किया गया और वो भी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके के एक पार्क के अंदर खुलेआम 4 लोगों ने। तो वो बच्ची जो थी एक अपनी दोस्त के साथ उधर पार्क में बैठी हुई थी और ये 4 लड़के आए हैं, उनमें से इन्होंने जो है बारी बारी उस लड़की को रेप किया खुले उसमें पार्क में। और वो लड़की जो उसकी दोस्त थी वो फिर भाग के पुलिस के पास गई तो उसकी वजह से पुलिस ने 3 लड़कों को तो पकड़ा लेकिन एक वहाँ से भाग गया है और उस लड़की की हालत जो है काफ़ी ख़राब है, उसको काफ़ी ब्रूटली जो है रेप किया गया है। तो ये जो है जी कहानियाँ रेप की चल रही हैं हिंदुस्तान में और मोदी जी बार बार कहते हैं बच्ची बचाओ बच्ची पढ़ाओ। तो भाईजान पहले लॉ तो कोई बनाए, यानी खुले आसमान के नीचे खुले आम पार्क्स में अगर रेप्स होंगे बच्चियों के तो फिर आप कैसे बच्ची बचाएंगे और पढ़ाएंगे। बहरहाल अच्छा जनाब, बियॉन्से जो है जी उसका रेनेसां टूर जो है वो बड़े अरसे से शुरू हुआ है, आपको पता ही है, और एक के बाद एक वो हिट्स देती जा रही है। ये मई से शुरू हुआ था और उसमें कहा जा रहा है कि अभी तक इसके जो जितने भी टूर्स और कॉन्सर्ट्स बियॉन्से के हुए हैं उसमें अभी तक इसने 154.4 मिलियन US डॉलर्स जो हैं कमाए हैं 21 शोज से और 1 मिलियन के करीब इसके जो टिकट्स हैं वो बिके थे। अब ये जो है ये 8 जुलाई से इसके कॉन्सर्ट्स फिर से शुरू हो रहे हैं। 8 जुलाई को ये टोरंटो आएगी, 10th को जो थी ये स्टॉकहोम और स्वीडन में थी। इससे पहले भी 2016 में जो इसका फॉर्मेशन वर्ल्ड टूर था जो रहा था 2018 तक ऑन द रन टू टूर, तो उसमें भी इसने बड़े पैसे कमाए थे। उस वक्त इसने 87 मिलियन डॉलर्स कमाए थे। तो अब ये जो पैसे इसने कमाए हैं 154.4%, दैट इज 77% अप।
बात है जी, क्या बात है पायन ਅਸੀਂ ਵੀ मेरे ख्याल ਵਿੱਚ नचना गाना शुरू करिए हैं जी। चलो जी शुरू करिए फिर आप। अच्छा जनाब, अक्षय कुमार साहब ने आज इंस्टाग्राम पे अनाउंस किया है कि वो अब हाउसफुल 5 में नजर आएंगे और उसका आज इन्होंने एक पोस्टर जो है वो भी किया, आपको पता ही है, और उसमें उन्होंने कहा जी कि दिस फिल्म इज गोइंग टू बी 5 टाइम्स मैड और दिस विल बी डायरेक्टेड बाय तरुण मनसुखानी और इसको प्रोड्यूस करेंगे साजिद नाडीडवाला और ये थिएटर्स में नेक्स्ट ईयर नजर आएगी। तो फैंस जो हैं वो बड़े एक्साइटेड हो गए हैं। तो उन्होंने इनसे पूछा है अक्षय कुमार से कि ठीक है हाउसफुल 5 तो आ ही रही है लेकिन हेरा फेरी 3 कब आएगी। आपको पता ही है कि हेरा फेरी के जो फर्स्ट 2 पार्ट्स हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त रहे और उसमें ये और परेश रावल हैं, तो इसीलिए उन्होंने पूछा कि जी वो आप कब इसको आपकी तीसरी जो है हेरा फेरी 3 कब आ रही है। हाउसफुल जो 5 है वो तो अब आएगी नेक्स्ट ईयर दिवाली पे, लेकिन इससे पहली जो पहली फिल्म बनी थी वो 2010 में बनी थी, सेकंड जो बनी थी 2012, थर्ड 2016, फोर्थ 2019 और जो लास्ट फिल्म जिसमें नजर आए थे अक्षय कुमार साहब वो इनकी सेल्फी थी, लेकिन वो कोई इतना चक बिजनेस नहीं कर सकी थी, लोगों को इतना पसंद नहीं आई, लेकिन लोग अब इसके लिए बड़े उतावले हुए हैं और अब ये नेक्स्ट देखे जाएंगे ओ माय गॉड 2 के अंदर और उसके बाद अपकमिंग जो एक्शन थ्रिलर है बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ आएगी उसमें ही अब नजर आएंगे। तो मतलब है ही स्टिल गोइंग स्ट्रांग है जी। he is not looking back at all. No looking back for him. All these 4 or 5 guys, they are still मेंटेनिंग। हाँ जी। अच्छा जी, हमारी बाजी, आजकल बाजी की फिर से खबरें आना शुरू हो गई हैं, आपने देखा ही होगा। कंगना रनावत साहिबा, उसकी फिल्म जो इमरजेंसी है जो कि इंदिरा गांधी पे बननी है वो तो आने ही वाली है, उसका तो लोग बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। आज इंस्टाग्राम पे इन्होंने एक और धमाका छोड़ा और इन्होंने कहा जी कि अब इनकी चंद्रमुखी 2 भी आने वाली है जो कि रिलीज होगी गणेश चतुर्वेदी के जो है वो फेस्टिवल के ऊपर। और ये जो फर्स्ट लुक पोस्टर है इसके अंदर आप देख रहे हैं राघव लॉरेंस जो है बड़ी इंटेंस उसने लुक दी हुई है और ये भी उसमें नज़र आ रही हैं और ये फिल्म को बनाएंगे पी वासु और ये जो एक हिट तमिल हॉरर कॉमेडी थी उसका ये रीमेक होएगा और 5 ज़बानों में इसको रिलीज़ किया जाएगा। उसके अंदर जो थे रजनीकांत और ज्योतिका थे लीड रोल्स में, इसके अंदर राघव और कंगना नज़र आएंगी। कंगना जो है वो जो राजा के महल में जो डांसर होती है उसका रोल जो है प्ले करेंगी। इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे लाइका प्रोडक्शंस वाले और सुबह सकरन जो हैं वो बनाएंगे। तो लोग जो हैं वो पोस्टर देख के बड़े एक्साइटेड हो गए हैं और वो कह रहे हैं अच्छा जी इमरजेंसी के साथ अब इसका भी इंतजार है जी, ये रहेगा। एंड जनाब जो जॉनथन हैं जो कि बेटे हैं, आपको पता ही है जो बिलियनियर्स थे यहाँ के हनी और बैरी शर्मन, उन्होंने आज कहा है कि वो $52 मिलियन जो हैं वो डोनेट कर रहे हैं टू बिल्ड NHL साइज्ड हॉकी एरिना इन नॉर्थ ऑफ टोरंटो और उन्होंने कहा जी कि इसका नाम होएगा हनी एंड बैरी मेमोरियल एरिया और इसकी अनाउंसमेंट जो है उन्होंने जूइश फाउंडेशन ऑफ ग्रेटर टोरंटो के मौके पे की और उन्होंने कहा जी कि जो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है जोसेफ एंड वुल्फ लिबोविक जूइश कैंपस उसके ऊपर इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा ऑन बैथर स्ट्रीट इन वॉन और ये ओपन होगा 2025 में। इसके अंदर 2 रिंग्स होंगे जो कि बहुत सारी जो आइस प्रोग्रामिंग ऑन आइस प्रोग्राम्स जो है रेजिडेंट्स को वो ऑफर करेंगे। एक रिटन स्टेटमेंट में उन्होंने कहा जी कि मेरे पेरेंट्स जो थे वो विजनरी थे और वो चाहते थे कि कम्युनिटी जिसमें कि वो रहते हैं उसको जो है वो वापस दें और हमेशा वो कहते थे कि हर किसी को कम्युनिटी में वेलकम करना चाहिए। जेफ रोजेंथैल जो हैं चेयर ऑफ UJA फेडरेशन, उन्होंने कहा जी कि जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके इस जनरस गिफ्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती है। ठीक है जी, शुक्रिया जी। पायन सानू भी $1 मिलियन दे दियो 52 विचों सानू भी कोई दे दियो $1 मिलियन हैं जी कोई साढ़े भी मसले सिद्धे हो जान कि पायन को साड़ा भी सोचिया करो यार तुसी असी भी कम्युनिटी दे मेंबर हैं। अच्छा जनाब, AFP की ये रिपोर्ट है और इसके मुताबिक जो फ्रांस की टॉप जो कोर्ट है उसने आज अपहोल्ड किया है फ्रेंच गवर्नमेंट का जो स्पोर्ट्स के अंदर बैन था हिजाब के ऊपर उसको और उसके ऊपर जो फिर एक ग्रुप था हिजाब वाली लड़कियों का उन्होंने आज वहाँ पे मोर्चा निकाला और उन्होंने कहा जी कि क्यों हमारा जो हिजाब है हमको स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से नहीं रोक रहा है। लेकिन जो फ्रेंच कोर्ट है उसने कहा जी और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल है उसने कहा जी कि स्पोर्टिंग फेडरेशन जो है वो उसका काम है इंश्योर करना कि स्पोर्ट्स जो है उसकी गुड फंक्शनिंग रहे, पब्लिक सर्विसेज ठीक चलें और वो बिल्कुल न्यूट्रल रखे प्लेयर्स को
और फ्रेंच फुटबॉल फेडरेशन जो है उसने भी कहा कि कोई भी जो बंदा अपने कोई रिलीजियस साइन या रिलीजियस क्लोथिंग या कि कोई पॉलिटिकल साइन, पॉलिटिकल कोई क्लोथिंग एंड फिलोसॉफिकल या रिलीजियस कोई चीज़ पहनने की कोशिश करता है तो हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में बिल्कुल लोग जो हैं वो न्यूट्रल रहें। आज कोर्ट ने भी इसके ऊपर बात करते हुए कहा कि यस, ये अप्रोप्रिएट इनका डिसीजन था गवर्नमेंट का, और ये बिल्कुल जो है प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन जो है हम उसको प्रमोट नहीं कर सकते हैं, और हम जो है हमेशा मेल फीमेल इक्वालिटी की बात करेंगे। तो आज फिर ये हिजाब वाली लड़कियां भड़क गई फ्रांस के अंदर। ठीक है जी। फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया के जो चीफ हैं जेम्स जॉनसन, वो बिलीव करते हैं जी कि फीफा का जो एक्सटेंडेड क्लब है वर्ल्ड कप का, इट इज़ गोइंग टू बी बिगर एंड मोर सक्सेसफुल। वो कहते हैं जी कि हम इसको करना चाहते हैं जॉइंटली न्यूजीलैंड के साथ, और हम सेकेंड एडिशन जो है 2029 में हम होल्ड करना चाहते हैं। और वो कहते हैं जी कि इसके साथ साथ हम को होस्ट करेंगे विमेंस वर्ल्ड कप जो है जुलाई अगस्त में दिस ईयर। जॉनसन का कहना है कि हम ऑलरेडी जॉइंटली बिड कर रहे हैं वो 2034 के जो फीफा के मैचेस हैं उसके लिए, और जो फर्स्ट एडिशन है उसमें एक्सपेंडेड 32 टीम क्लब वर्ल्ड कप होएगा। और ये था, दिस वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ फीफा प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो, और जो इसका पहला हिस्सा होगा वो टेक प्लेस करेगा 2025 में यूएस के अंदर। और वो कहते हैं जी इससे पहले जो हमने सोचा था कि इसका जो अर्लियर एडिशन जो है वो करेंगे, वो हम KSA में होएगा लेटर दिस ईयर, जिसमें कि सिर्फ 7 टीम्स लेंगी, और जो एक्सटेंडेड होएगा उसके अंदर फिर जो है 32 के करीब टीम्स जो हैं वो हिस्सा लेंगी। एंड जनाब एब्सोल्युटली आवर लास्ट न्यूज़ इज़ अबाउट PSG कोच क्रिस्टोफर गॉल्टियर एंड उसका बेटा। एसोसिएटेड प्रेस की ये न्यूज़ है। इन दोनों को आज डिटेन किया है एज पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इन रेसिज्म एलिगेशंस, क्योंकि वो कहते हैं जी कि जो यहाँ पे जो प्रोसिक्यूटर जेवियर बॉनहैमी हैं उन्होंने बताया आज मीडिया को, और उन्होंने कहा जी इनको क्वेश्चनिंग के लिए इन दोनों को कस्टडी में लिया गया है, क्योंकि गॉल्टियर जो हैं हालांकि उन्होंने डिनाई किया है, लेकिन उनके बारे में कहा गया था कि उन्होंने बहुत ही रेसिस्ट और एंटी मुस्लिम कमेंट्स दिए थे। इन्होंने फ्रेंच क्लब नीस जो था उसको जो कि फ्रेंच मीडिया में जो रिपोर्ट्स लीक हुई थी उसके मुताबिक उसके जो डायरेक्टर थे जूलियन फोर्नियर, उनको फ़ोन करके कहा था कि भाई यहाँ पे जो है बहुत सारे मुस्लिम्स और बहुत सारे दूसरे लोग जो हैं गेम्स के अंदर ब्लैक्स बहुत ज़्यादा आगे हैं, और उन्होंने जो है डायरेक्टर ऑफ फुटबॉल जूलियन फोर्नियर ने फिर जो है वो क्लब को बताया था। उन्होंने कहा जी कि ये इस तरह के कमेंट्स दे रहे हैं। तो गॉल्टियर जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं बहुत ज़्यादा हर्ट हूँ, मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगाया गया और मैं लीगल एक्शन लूँगा। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की कि काले हैं और मुसलमान हैं, लेकिन पायन सच तो यही है। आपकी फुटबॉल टीम जो है उसमें तो शायद मुझे लगता है एक ही क्रिश्चियन है, कोई फ्रेंच जो फुटबॉल टीम है उसके अंदर तो एक ही कोई क्रिश्चियन है, बाकी तो सारी मुस्लिम टीम है, सारे वो अल्जीरियन मोरक्कन वो सारे लड़के हैं उसके अंदर। और उनकी तस्वीरें भी आती रहती हैं, वो हज और उम्रा करने के लिए भी जाते रहते हैं और अपने सोशल मीडिया पेजेस पे डालते हैं। शायद उसकी आपको जलन भी होती होगी, बट क्या करें, वो आपको जिताते हैं। वो नेशनल टीम है, नेशनल टीम है फ्रेंच। तो वही तो उसने कहा कि हमारी जो फ्रेंच टीम है उसके अंदर बहुत सारे मुसलमान और काले आ गए हैं।